गजा जंग, इसमें हजारों लोगों की मौत हुई। इसे इजराइल्स जेनोसाइडल वॉर ऑन गजा भी कहा गया। ये भी कहा गया कि इस जंग की आड़ में फिलिस्तीनियों को चुन चुन कर मारा गया। जैसे कि हर जंग के साथ बर्बरता और क्रूरता की कहानियां नत्थी होती हैं, गजा जंग भी इससे अछूती नहीं रही। इस जंग से ऐसी ही एक कहानी निकली 6 साल की फिलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब की। IDF माने इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले के बाद एक गाड़ी में फंसी हिंद रजब अपने परिवार वालों की लाशों के बगल में बैठकर मदद मांगती रही। इस मदद की कॉल रिकॉर्डिंग ने हर सुनने वाले का दिल दहला दिया। हम हिंद रजब की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्यूनीशियाई फिल्म मेकर कौथर बेनहानिया ने एक फिल्म बनाई, द वॉइस ऑफ हिंद रजब। इसे ऑस्कर अवार्ड्स की बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। फिल्म US, UK, इटली, फ्रांस समेत कई देशों में रिलीज भी हुई, लेकिन भारत में CBFC माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म की रिलीज को होल्ड कर दिया। CBFC ने फिल्म को होल्ड क्यों किया? भारत में इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म के होल्ड होने की क्या वजह बताई है? इस वीडियो में इस पर बात kरेंगे, पर उससे पहले जानेंगे कहानी हिंद की। बताएंगे साल 2024 में IDF के हमले के बाद एक गाड़ी में फंसी हुई हिंद अपनी मौत से पहले 3 घंटे तक कैसे मदद मांगती रही और मददगार उस तक क्यों नहीं पहुंच पाए। बात करेंगे हिंद रजब के आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग की भी, जिसको सालों बाद भी सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। ये सब कुछ जानने के लिए चंद साल पीछे चलते हैं। साल 2023, 7 अक्टूबर को इजराइल हमास के बीच जंग की शुरुआत हुई। इजराइल की तरफ से गजा पर कई हमले हुए। जल्द ही साल तो बदल गया, पर जंग और हमले वहीं के वहीं रहे। 29 जनवरी 2024 की दोपहर इजराइल ने गजा के पास के इलाके तेल अल हवा पर हमला किया, जिसकी चपेट में एक काले रंग की किया गाड़ी भी आई। इसी गाड़ी में अपने परिवार के साथ सवार थी 6 साल की मासूम हिंद रजब। उसके साथ उसके चाचा चाची और उनके 3 बच्चे थे, माने कुल मिलाकर गाड़ी में 6 लोग थे। जब हमला हुआ तो हिंद के चाचा ने जर्मनी में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार को फोन किया, जिसके बाद पैलेस्टीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी माने PRCS तक मदद की बात पहुंची। इसके कुछ ही देर बाद उसके चाचा चाची और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। अब गाड़ी में सिर्फ हिंद रजब और उसकी 15 साल की चचेरी बहन लयान बचे थे। लयान ने ही सबसे पहले PRCS पैरामेडिक टीम से बात की थी, पर जब तक मदद आती लयान की भी मौत हो चुकी थी। अब अंत में बची सिर्फ हिंद, डरी और सहमी से। 26 फरवरी 2024 को छपी अल जजीरा की एक खबर बताती है कि जांच में पाया गया कि दोपहर के समय तेल अल हवा में एक पेट्रोल पंप के पास इजरायली सेना ने उस गाड़ी को रोका था जिसमें हिंद सवार थी। लयान, जिसने रेड क्रेसेंट के साथ फोन पर सबसे पहले बात की थी, उसने कार के पास इजरायली टैंकों की पहचान की थी और कहा था, वो हम पर गोलियां चला रहे हैं, टैंक मेरे बिल्कुल बगल में है। इसके कुछ ही मिनटों में गोलियों जैसी आवाज सुनाई दी और फोन के दूसरी तरफ लयान की आवाज खामोश हो गई। हमले के बाद परिवार वालों की लाश के साथ गाड़ी में छोटी सी हिंद फंस गई थी। उसे बचाने के लिए PRCS के पैरामेडिक्स ने कोशिश शुरू की। घबराई हुई और घायल रजब को बचाने के लिए PRCS ने उससे संपर्क बनाए रखा। वो लगातार उससे कॉल पर बात कर उसे मदद मिलने का भरोसा दे रहे थे। ये बात 3 घंटे तक चली। उस तक एम्बुलेंस भेजने के लिए PRCS IDF से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। PRCS को आखिरकार IDF से परमिशन मिली। PRCS पैरामेडिक्स यूसुफ अल जियोनो और अहमद अल महदून एक एम्बुलेंस लेकर हिंद की लोकेशन की तरफ रवाना हुए। उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो हिंद की कार के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, पर रजब तक मदद कभी पहुंच ही नहीं सकी। और ये मदद इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि इजराइल ने उस तक पहुंचने वाले मददगारों को भी निशाना बनाया। इजराइल ने दोबारा अटैक किया। PRCS पैरामेडिक्स जो हिंद को बचाने निकले थे, उनको निशाना बनाया गया। उनकी भी इस हमले में मौत हो गई, यानी इस हमले में कुल 9 लोगों की जान गई। लगभग 12 दिन की मशक्कत के बाद 10 फरवरी 2024 को हमले में मारे जाने वाले सभी लोगों के शव को मलबे से निकाला गया।
इस हमले की रिपोर्ट करते हुए अल जजीरा की रिपोर्ट ये भी बताती है कि चचेरी बहन लयान की मौत के बाद जब हिंद ने रेड क्रिसेंट से बात की तो उसने भी परिवार की कार के पास इजरायली सेना के टैंक होने की बात कही थी। छोटी सी हिंद के आखिरी शब्द जो कमजोर आवाज, डर और घबराहट बयां करते हैं। उसने पीआरसीएस के पूछने पर रुंधी हुई आवाज में बताया, टैंक मेरे बगल में। पीआरसीएस ने फिर सवाल किया, क्या वो चल रहा है या एक जगह खड़ा है? क्या कोई उस टैंक से बाहर निकला है? इस पर हिंद ने जवाब दिया, ये चल रहा है। इसे लाइन की दूसरी तरफ पीआरसीएस ने फिर से कंफर्म किया। हिंद ने कहा, वो मर गए हैं। पीआरसीएस ने उससे आगे पूछा, क्या वो तुम्हारे साथ अभी भी कार में है? जवाब में हिंद ने कहा, हाँ। तुम कहाँ छुपी हो? क्या तुम किसी सुरक्षित जगह पर हो? पीआरसीएस ने हिंद से आगे पूछा। हिंद ने जवाब दिया, मैं कार में हूँ। पीआरसीएस ने नन्ही सी हिंद को भरोसा देते हुए कार में ही रहने की सलाह दी और उससे आगे कहा, मैं तुम्हारे साथ फोन कॉल पर रहूंगी और तुमसे बात करती रहूंगी। मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करूंगी। छोटी सी हिंद ने आगे जो कहा वो अपने आप में भयावह था। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, प्लीज प्लीज आप मेरे साथ फोन कॉल पर बने रहिए। जिस पर हिंद को आश्वासन देती हुई महिला पीआरसीएस ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं तुम्हारे पास आ सकती तो अभी ही आ जाती। इस पूरी कॉल के दौरान पीछे से गोलियों की आवाज सुनी जा सकती थी। फोन कॉल के दौरान ही पीआरसीएस ने हिंद से भगवान से प्रार्थना करने को भी कहा। हिंद ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। बाद में उसने कहा, टैंक मेरे बगल में है, ये कार के सामने आ रहा है। और इससे करीबन 3 घंटे बाद हिंद के साथ भी फोन संपर्क टूट गया। आगे चलकर हिंद, रजब और पीआरसीएस पैरामेडिक्स पर हुए हमले की निंदा भी हुई। इजरायल के इस हमले को डबल टैप स्ट्राइक कहा गया। डबल टैप स्ट्राइक का सीधा मतलब है कि एक ही टारगेट पर जानबूझकर 2 बार हमला करना। इसमें अक्सर उन हेल्थ वर्कर्स और आम जनता को निशाना बनाया जाता है या वो इसकी चपेट में आ जाते हैं जो पहले हमले में घायल हुए लोगों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। इस हमले के 2 साल बाद एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये इजरायली सेना की तरफ से किया गया एक डबल टैप हमला था। ग्लोबल कैंपेन ग्रुप आवाज के एनालिसिस में ऐसे सबूत मिले हैं कि ये हत्याएं जिनेवा कन्वेंशन और रोम स्टैट्यू के तहत इंटरनेशनल कॉम्बैट लॉ का उल्लंघन थी। आवाज ने अल जजीरा के साथ शेयर की अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया कि मंजूर किए गए एम्बुलेंस मिशन के तालमेल और समय की फिर से जांच करने पर पता चल रहा है कि ये जानबूझकर अपनाई गई डबल टैप रणनीति का ठोस सबूत है। इसमें पहले एक सैन्य हमला किया गया और उसके ठीक बाद जानबूझकर दूसरा हमला किया गया, जिसका मकसद मदद के लिए आने वाले इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और हेल्थ वर्कर्स को निशाना बनाना था। इजरायली सरकार ने शुरुआत में दावा किया था कि हमले के समय वहां उनका कोई भी सैनिक मौजूद नहीं था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि परिवार की कार पर मिले गोलियों के 335 निशान इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच हुई आपसी गोलीबारी का नतीजा थे। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि टैंक के इतनी करीब होने के बावजूद ये मुमकिन ही नहीं था कि अंदर बैठे बच्चों को न देखा गया हो। सवाल उठा, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या जानबूझकर की गई फायरिंग? इस घटना के बाद हिंद रजब फाउंडेशन बनाया गया, जो हिंद को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है। फाउंडेशन ने एक बयान जारी कर कहा, डबल टैप वाले तर्क हमारे एनालिसिस के साथ भी मेल खाते हैं। हम अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस में जिम्मेदार सैनिकों के खिलाफ लगातार नई लीगल कंप्लेन और पिटिशन दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया में कई जगह इस हमले का विरोध हुआ। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन हॉल इमारत का नाम बदलकर हिंद हॉल रख दिया। हिंद की मौत पर उसकी मां ने भी बताया था कि जिस कार में वो थी उस पर धुआंधार फायरिंग की जा रही थी और अटैक वाले दिन क्या हुआ था। बारिश हो रही थी, इसलिए हिंद उनके साथ कार में बैठ गई। हमने उन्हें एक चौराहे से जाने दिया और हम खुद दूसरे रास्ते से निकल गए। सुबह 8:10 पर हमने उस कार की दिशा से भारी गोलीबारी की आवाज़ें सुनी। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो उस कार पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी। हमें लगा कि कार में सवार सभी लोग मारे जा चुके हैं। हमले के 2 साल बाद हिंद की दादी भी अपना दर्द बयां करते हुए कहती है, हिंद के साथ हुई उस घटना को 2 साल गुजर चुके हैं और हम उसे महज याद नहीं करते। हम हिंद की आवाज़, उसकी वो कॉल और उस हादसे को अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भुला पाएंगे।
हम इस घटना को एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में देखते हैं और हम उसकी आवाज़ या उसकी बेबस पुकार को कभी नहीं भूलते। कम से कम हिंद का इतना हक तो था ही कि उसे उस कार में जिंदा बचा लिया जाता। हम उसकी उस आवाज़ को नहीं भूल सकते जब उसने मिन्नतें करते हुए कहा था, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से ले जाओ। अब आते हैं उस बात पर जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। जिस फिल्म ने पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरी, उसकी रिलीज को सीबीएफसी ने क्यों रोका? फिल्म के इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर मनोज नंदवाना का दावा है कि सेंसर बोर्ड ने मौखिक रूप से माने ओरली फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। वैरायटी मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में मनोज ने बताया कि बोर्ड के एक सदस्य ने कथित तौर पर यह कहा, अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो भारत और इजरायल के रिश्ते खराब हो सकते हैं। यानी तर्क दिया गया कि ये फिल्म की संवेदनशीलता भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी पर असर डाल सकती है। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि ईरान अमेरिका इजरायल जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल विजिट किया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसे शर्मनाक मानी डिसग्रेसफुल बताते हुए कहा कि एक लोकतंत्र में फिल्म की स्क्रीनिंग का सरकार के आपसी रिश्तों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था। हकीकत तो यह है कि हमारे जैसे लोकतंत्र में कोई फिल्म देखना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, लेकिन फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए था क्योंकि इसका सरकारों के आपसी रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने यह फिल्म नहीं बनाई है और न ही सरकार इसे स्पॉन्सर कर रही है। फिल्म देखना भारतीयों का लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। जिस पूरे कानून के आधार पर यह रोक लगाई गई है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि सरकारों के आपसी रिश्तों का बहाना बनाकर हमें किताबों, फिल्मों या किसी भी चीज़ पर बैन नहीं लगाना चाहिए। विडंबना तो देखिए, मुझे लगता है कि यह फिल्म इजराइल में भी बैन नहीं है। इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि जब ये फिल्म अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देशों में रिलीज हो सकती है जिनके इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते हैं, तो भारत में इसे लेकर इतनी हिचकिचाहट क्यों? फिल्म के डायरेक्टर बेन हानिया ने भी सोशल मीडिया पर सवाल पूछा, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और मिडिल ईस्ट के एकमात्र लोकतंत्र के बीच का हनीमून इतना नाजुक है कि एक फिल्म उसे तोड़ सकती है? बेन हानिया ने ऑस्कर अवार्ड के दौरान कहा था, लोग कहते हैं कि फिल्में राजनीतिक नहीं होती। नहीं, इसका सबूत यहाँ है। मेरा अपना एक्टर अपनी राष्ट्रीयता की वजह से एक राजनीतिक बैन के कारण आज यहाँ मौजूद नहीं है। हिंद रजब की कहानी किसी फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जो दिखाती है कि दो देशों के बीच की जंग में मासूमों की जान की कीमत कुछ है भी या नहीं। इस जंग में उन छोटे बच्चों का क्या ही कसूर जिन्हें ये भी नहीं पता कि जंग का मतलब क्या होता है। इस फिल्म को 16 मार्च को हुए ऑस्कर अवार्ड से पहले 6 मार्च को भारत में रिलीज होना था। एक अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि फिल्म को अब सीबीएफसी की रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है और अब वो इसकी समीक्षा करेंगे। फिलहाल सीबीएफसी का इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। अगर सीबीएफसी का जो भी बयान आएगा वो द गिलन टॉप आप तक जरूर पहुंचाएगा। बता दें, सितंबर 2025 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर पर भी इसकी खूब तारीफ हुई थी। इसके बाद फिल्म ने फेस्टिवल का सिल्वर लायन अवार्ड भी अपने नाम किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय हमें शेयर करें और बताएं कि इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं। बाकी बने रहें द गिलन टॉप के साथ। शुक्रिया।